Brought to you by American Pistachios. रोज 2 करोड़ 30 लाख लोग भारतीय रेल में सफर करते हैं। यह आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया की आबादी से थोड़ा ही कम है। रेलवे का काम है इन सब लोगों को सुरक्षित रूप से मंजिल पर पहुंचाना, उस माल को भी सही समय पर पहुंचाना जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। ये काम जब हो पाएगा, बेसिक काम, तभी कहा जा सकता है कि भारतीय रेलवे में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो रहा है या हो सकता है। बालासोर में जो हुआ उसने बदलाव के इसी दावे पर सवाल उठाया है। एक हादसा क्यों हुआ वो जांच में सामने आएगा, क्योंकि सीबीआई कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दोषियों को संभव है सजा भी मिल जाए, लेकिन क्या हम इस हादसे से सबक लेते हुए उन चीजों पर ध्यान देंगे जो ये तय कर सकें कि अगर आप पूरे परिवार सहित ट्रेन में सोए हैं तो भरोसा रहे कि सुबह मंजिल पर उतरेंगे। इसलिए आज दी ललन टॉप शो में इसी बात पर विचार होगा कि कौन सी खामियां थी जिन्हें लेकर लगातार चेताया गया, लेकिन रेलवे की लापरवाही दूर नहीं हुई तो नहीं ही हुई। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। बालासोर में हुए एक्सीडेंट को करीब 72 घंटे बीत गए हैं। अब तक 275 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई है, जबकि 1100 से अधिक लोग जख्मी हैं। 187 शव ऐसे हैं जिनकी पुष्टि हो नहीं पाई है, पहचान माफ कीजिए। हादसे के बाद से ट्रैक बंद था, क्योंकि 3 ट्रेनों के आपसी टक्कर ने ट्रैक को काफी नुकसान पहुंचाया, ऑलमोस्ट उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक चौथी ट्रेन जो कि मालगाड़ी थी, जो इन 3 ट्रेनों वाले हादसे की चपेट में आ गई और जहां के तहां खड़ी रह गई, वो भी वहीं थी। हालांकि रेल कर्मियों ने दिन रात मेहनत करके आज सुबह ट्रैक्स पर आवाजाही को पूरी तरह शुरू कर दिया है। हादसा कैसे हुआ था यह आपने अब तक कई बार सुना होगा, लेकिन एक क्विक रिकैप बनता है ताकि आप आगे आने वाली चीजों का संदर्भ समझें। यह हादसा हुआ ओडिशा के बालासोर जिले के बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास। ये जगह कोलकाता से पड़ती है 280 किलोमीटर और भुवनेश्वर से करीब 170। हादसा जिस रूट पर हुआ वो दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का हिस्सा है, साउथ ईस्टर्न डिवीजन है खड़गपुर। हादसे की जगह कुल 4 रेल लाइंस हैं, किनारे किनारे 2 लूप लाइन और बीच में मेन लाइन। लूप लाइन का इस्तेमाल एक ट्रेन को रोककर दूसरी ट्रेन को पास देने के लिए किया जाता है। एक तरह की पार्किंग है रेलवे की दुनिया में, जबकि मेन लाइन से ट्रेन बिना रुके गुजरती हैं अपनी रफ्तार पे। शाम के 6:55 पर बहनागा स्टेशन से थोड़ा पहले 2 मालगाड़ियां लूप लाइन पर खड़ी हुई ताकि मेन लाइन पर यशवंतपुर एक्सप्रेस और कोरोमंडल एक्सप्रेस को पास दिया जा सके। यशवंतपुर एक्सप्रेस बेंगलुरु से कोलकाता की ओर जा रही थी, जबकि कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा से चेन्नई की ओर, यानी दोनों ट्रेनें आमने सामने आ रही थी अलग अलग लाइंस पर। दोनों को अपनी लाइन पर सीधे निकलना था, इनका बहनागा बाजार में स्टॉप नहीं था। यशवंतपुर एक्सप्रेस 126 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही थी, जबकि कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। रेल अधिकारियों का कहना है कि कोरोमंडल को ग्रीन सिग्नल मिला था, यानी उसे रुकना नहीं था, फुल स्पीड में निकलना था, लेकिन इसी बीच सिग्नल की कुछ दिक्कत हुई और कोरोमंडल को लूप लाइन में जाने के लिए सिग्नल मिल गया। पॉइंट्स उसी तरह सेट हुए, जिसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर गई और वहां पहले से खड़ी मालगाड़ी से लगभग 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी के डिब्बों के ऊपर चढ़ गया। कोरोमंडल के डिब्बे चारों तरफ तितर बितर होकर फैल गए। ठीक इसी दौरान दूसरी मेन लाइन से गुजर रही थी यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसके भी आखिरी 2 डिब्बे इसकी चपेट में आए, वो भी डिरेल हुए। मौके पर मौजूद लोगों ने क्या क्या देखा, रणवीर और मनोज कुमार की इस रिपोर्ट में देखिए। बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना में जो लोग जिंदा बच गए उन्होंने मौत को देखा है, और ऐसे ही मौत को देखने वाले हैं वृंदावन बारिक, जो कि 51 साल के हैं और यहीं बालासोर के रहने वाले हैं। वृंदावन जी, आप किस कोच में थे और किस ट्रेन में थे? मैं कोरोमंडल में था, S2 में था। कहाँ जा रहे थे, कहाँ से? मैं बालेश्वर से जाजपुर जा रहा था, काम के सिलसिले? मेरा नाइट ड्यूटी था। मैं नीलाचल इस्पात निगम में ड्यूटी करता हूँ, उस दिन मेरा नाइट ड्यूटी था। कितने बजे के आसपास से घटना हुई होगी? ये करीब 7 बजे हुआ। मैं 6:37 को गाड़ी निकला, 7 बजे एक्सीडेंट हो गया। आप बस ट्रेन में चढ़े ही थे और उसके तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद घटना? मैं 7:09 को बाहर निकल चुका था, 7 बजे हुआ एक्सीडेंट। क्योंकि 7:09 को मैं मेरा डिपार्टमेंट का हेड को फ़ोन किया, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, मैं आज ड्यूटी नहीं कर पाऊँगा। और मेरा ज़्यादा चोट नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैं थोड़ा कुछ आदमी को, तब 2-3 आदमी को निकाल चुका था, और बाहर का जितना आजू बाजू में NGO मेरा जान पहचान लोगों को मैं फ़ोन कर दिया था, इधर आ जाइए, थोड़ा हेल्प चाहिए बहुत। वो लोग भी आया, और मैं लेकिन एम्बुलेंस में नहीं आया, मैं
थोड़ा टाइम का बाद मेरा एक रिलेटिव मेरे को लेके आके हॉस्पिटल में थोड़ा फास्ट एड करा के फिर मैं घर चला गया था। कोरोमंडल के सिग्नल में क्या दिक्कत हुई, इस पर रेलवे के अधिकारियों ने कुछ भी बताने से फिलहाल इनकार किया। कहा है कि रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर जांच करेंगे। अभी प्रथम दृष्टया सिग्नल की दिक्कत लगती है, जांच के बाद ही वैसे कुछ कहा जा सकेगा। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं अभी डिटेल में, क्योंकि जो भी हम कहेंगे अगर वो गलत हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा। बीते दिनों रेल मंत्री ने कहा था कि दुर्घटना की वजहों और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है। आप उनकी बात भी सुन लीजिए। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट दी इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पांसिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक हादसे की वजह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से जुड़ी हो सकती है। इस बात का वजन समझने के लिए आपको इंटरलॉकिंग पर एक क्रैश कोर्स कराते हैं। अगर ट्रैक पर पहले से कोई ट्रेन हो तो पीछे से आ रही ट्रेन के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, कोई स्टीयरिंग नहीं होती है कि आप गाड़ी का रास्ता बदल लें। सिर्फ ब्रेक लगाए जा सकते हैं और तब भी गाड़ी रुकेगी। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि रफ्तार कितनी है, गाड़ी का वजन कितना है। माने सेफ्टी सिर्फ एक बात से आप गारंटी कर सकते हैं कि एक बार ट्रैक के एक सेक्शन में एक हिस्से पर एक ही गाड़ी हो, इससे इतर कुछ भी होगा, हादसा हो सकता है। अगर ट्रेन को अपने रास्ते में पटरियां बदलनी है तो रूट इस तरह से सेट किया जाए कि जब हमारी गाड़ी निकले तब उस जगह कोई दूसरी ट्रेन ना पहुंचे। इसके लिए सिग्नल्स, ट्रैक्स और पॉइंट्स यानी वो कांटे जहां से ट्रेन पटरियां बदलती हैं उन्हें आपस में लॉक करके रखा जाता है। माने सिग्नल तभी मिलेगा जब रूट क्लियर होगा, और जब एक गाड़ी के लिए रूट ब्लॉक किया जाएगा, सेट किया जाएगा, तब किसी और गाड़ी के लिए रूट सेट नहीं होगा, ना सिग्नल दिया जाएगा और ना ही ट्रैक और पॉइंट सेट होंगे कि अनजाने में भी कोई गाड़ी वहां आ जाए। इसी प्रोसेस को कहते हैं इंटरलॉकिंग। ट्रैक, सिग्नल और पॉइंट्स आपस में बंधे हुए हैं और वो हमेशा साथ काम करेंगे। सिद्धांत के स्तर पर यह एक फूल प्रूफ सिस्टम माना जाता है, यानी इसमें अनायास भूल की गुंजाइश नहीं रहती। कोई डैमेज कर दे, मेंटेनेंस का कोई इशू, वो दूसरी बात है, और इसीलिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है इंटरलॉकिंग को। बस तकनीक का फर्क है, बाकी जगह थोड़ा उन्नत है, हम भी उन्नत की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत में लंबे समय तक पुराने तरीके से इंटरलॉकिंग की जाती रही। अब रेलवे का फोकस तेजी से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पे है। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है और एक ऑपरेटर अपने सिस्टम पर बैठकर बहुत सारे सिग्नल्स को और पॉइंट्स को सेट कर सकता है, रूट बना सकता है। ये एक उन्नत और सुरक्षित सिस्टम है। इसीलिए अगर बालासोर हादसे में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को लेकर जांच चल रही है तो ये एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि बालासोर में जो हुआ वो इंटरलॉकिंग के सिद्धांत के विपरीत है। गाड़ी को सिग्नल मेन लाइन का मिला, लेकिन पॉइंट लूप लाइन पर सेट था, फिर अचानक सिग्नल भी वापस ले लिया गया, लेकिन गाड़ी रफ्तार के चलते लूप में चली ही आई। ये ठीक वैसी परिस्थिति है जिससे निपटने के लिए ही इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाती है। ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को लेकर 3 महीने पहले ही चेतावनी दी गई थी। मंत्री जी ने जांच की बात कही, लेकिन ये नहीं बताया कि कर्नाटक के हुबली स्थित दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के मुख्य परिचालन प्रबंधक ने 9 फरवरी को इंटरलॉकिंग सिस्टम की खामियों को लेकर सरकार को पत्र लिख दिया था। ये बात इंडिया टुडे के सगत राय की रिपोर्ट में दर्ज है। रिपोर्ट में जिस खत का जिक्र है उसमें ऐसे एक फेलियर का जिक्र था। कर्नाटक के यशवंतपुर जंक्शन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन तक चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की बात हो रही थी। 8 फरवरी को ट्रेन का सिग्नल फेल हुआ, मगर लोको पायलट की सतर्कता ने हादसे को टाल दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना से पता चलता है कि सिस्टम में गंभीर खामियां हैं, वो उस तरह से बिहेव कर रहा है जैसा कि एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द इन खामियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाएं, ये खत में लिखा था। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी खामी के सामने आने के बाद भी इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया तो कितना दिया गया और वो कहां दर्ज है। बात खामियों की हो रही है तो एक नजर पिछले साल यानी 2022 में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट पे भी डालनी चाहिए। ये रिपोर्ट थी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की। इस जांच रिपोर्ट का नाम है परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज। इसके मुताबिक अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2021 के बीच देश में 217 ऐसे हादसे हुए जिनमें जान माल का नुकसान हुआ। इनमें से हर 4 में से लगभग 3 रेल हादसे यानी 75% हादसे ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से ही हुए, डिरेलमेंट।
और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह पटरियों के रखरखाव या मेंटेनेंस से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट में और क्या था ये भी आपको बताते हैं। भारतीय रेलवे ट्रेन हादसों को 2 कैटेगरीज में बांटता है। कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स माने वो रेल हादसे जिनमें जान माल को नुकसान हुआ हो, मसलन किसी की मौत आदि, कोई घायल हुआ हो, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा हो या रेलवे ट्रैफिक में रुकावट हुई हो। दूसरा है अदर ट्रेन एक्सीडेंट्स जिनमें ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त तो हुई या किसी तरह की कोई दुर्घटना हुई मगर नुकसान नहीं हुआ, स्थिति काबू में ला ली गई। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया कि अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2021 तक कुल 2017 रेल हादसे हुए। 217 कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स थे और 1800 अन्य ट्रेन हादसे। इन 217 कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स में 163 हादसे ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से ही हुए, मतलब लगभग 75%। अन्य ट्रेन दुर्घटनाओं में भी 68% यानी 1229 हादसे डिरेलमेंट के कारण हुए। ये तो आप समझ ही गए कि ट्रेन हादसों की बड़ी वजह पटरी से उतरना है गाड़ी का, मगर शायद हमारे नीति नियंताओं को यह समझ नहीं आया। हमें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में यही बात दर्ज है कि ट्रैक के मेंटेनेंस कामों के लिए जो फंड्स आवंटित होते हैं उसमें कटौती हुई है। साल 2018-19 में ट्रैक की मरम्मत और नए ट्रैक बिछाने के लिए 9,607 करोड़ रुपए अलॉट किए गए, लेकिन 2019-20 में से घटाकर 7,417 करोड़ रुपए किया गया। साथ ही आवंटित राशि का भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया। राशि इस्तेमाल नहीं हुई, इसके अलावा हादसों की जांच का रवैया भी सरकारी ही था। कायदे के अनुसार जांच समिति को दुर्घटना के 4 दिनों के अंदर दुर्घटना की जांच करनी होती है, 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपनी होती है और अधिकारियों को 10 दिनों के अंदर स्वीकार करनी होती है। कुल 63% मामलों में इंक्वायरी रिपोर्ट समय पर नहीं सौंपी गई। 49% ऑलमोस्ट आधे मामलों में अधिकारी ने समय के अंदर रिपोर्ट स्वीकारी नहीं। सवाल रेलवे के सुरक्षा उपायों पर उठते हैं तो एक आंकड़ा और देखते जाइए। इंडिया टुडे में छपी मिलन शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पूर्व रेलवे जहां हादसा हुआ है वहां एंटी कोलिजन सिस्टम के लिए आवंटित बजट में से एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पूर्व रेलवे को एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम के लिए 468.9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। यह पैसा साल 2020-21 में कम आवाजाही वाले 1563 रूट किलोमीटर उसके लिए था, लेकिन मार्च 2022 तक इसमें से एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया। इसी जोन के दूसरे सेक्शंस के लिए भी ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए 1563 रूट किलोमीटर के लिए 312 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। मार्च 2022 तक इसमें से एक रुपया खर्च नहीं हुआ। इसी तरह 2021-22 में 162.9 करोड़ रुपए दक्षिण पूर्व रेलवे को मिले ताकि ज्यादा दबाव वाले रूट्स पर ऑटोमेटिक सिग्नल ब्लॉक और सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल को स्थापित किया जा सके, लेकिन एक भी पैसा इसमें से भी खर्च नहीं हुआ। रेल मंत्रालय के सोर्सेस के हवाले से रिपोर्ट में यह भी लिख दिया गया है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा उपायों को लेकर अभी तक कोई टेंडर ही नहीं निकला है। ये सब बातें हमने आपको क्यों बताई, आप सुनिए। बात को बार बार इस दिशा में घुमाया जा रहा है कि यह हादसा कवच या किसी और तकनीक के चलते रोकना मुश्किल था, लेकिन ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि 5 साल में रेलवे में सेफ्टी पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की जो बात हुई थी, जो वादा हुआ था, उस सरकार ने कितना पैसा जारी किया और जो फंड्स एलोकेट हुए उसमें से कितना खर्च हो पाया, यहां तो टेंडर ही नहीं निकल पा रहा है। ये बात सरकार और रेल अधिकारी दोनों के एटीट्यूड पर सवाल खड़े करती है। नेटवर्क में सुधार पर काम कम क्यों किया जाता है, इस पर हमने बात की सुधांशु मणि से कि कितना डिफिकल्ट होता है। आप इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई आईसीएफ के मुखिया रहे और ट्रेन 18 जिसे बाद में वंदे भारत कहा गया उससे बनाने वाली टीम के लीडर थे। देखिए, ये मेरे लिए ये कहना कि ट्रेन्स इंप्रूव हुई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, इसमें कोई और मतलब नहीं निकाला जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना ट्रेन बनाने से ज्यादा बड़ा काम है, ये तो पहले हम लोग समझ लें। हुआ यह है कि ट्रेनें वंदे भारत बनती जा रही हैं और इसका जो पूरा पोटेंशियल है, हम लोग ने इसको बनाया था कि ये दिल्ली से भोपाल 160 किलोमीटर पे चलेगी और ट्रैवल टाइम अभी इसने 1 घंटा कम किया, इससे ज्यादा कम करेगी। तो लिहाज से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट उम्मीद करते थे उतना शायद नहीं हो पाया है। खैर, जो नहीं हो पाया उसकी बात नहीं है। अभी जबकि सरकार रेलवे में कैपेक्स 4-5 गुना कर चुकी है, तो ये मौका भी है और आसान भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ट्रैक के इंप्रूवमेंट पे और ध्यान दिया जाए और पैसा दिया जाए। और सिर्फ पैसा देना जरूरी नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन भी तेजी से हो, ये भी जरूरी है।
उदाहरण आप देखिए, दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा, इसको 160 किलोमीटर की क्षमता का करने का काम अब कई सालों से चल रहा है। तो इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए, और मैं तो कहूंगा कि सारे क्वाड्रिलेटरल, सारे डायगोनल जो है मेन, इनको भी 60 किलोमीटर चाहिए, जिससे वंदे भारत जो इतनी स्पीड से अब बन रही हैं उनका पोटेंशियल एक्सप्लॉइट हो सके। तो इस आने के पीछे मेरा मकसद ये रहा है। मणि साहब से हमने कवच पर भी बात की, क्योंकि आम लोगों से लेकर विपक्षी पार्टियां तक सब सरकार के उन दावों पर सवाल उठा रही हैं जिनमें कहा गया था कि कवच सिस्टम आने के बाद ट्रेन एक्सीडेंट बीते दौर की बात हो जाएगी। सरकार के दावों पर आएंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि कवच है क्या। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे भारतीय रेलवे के रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO ने डेवलप किया है। इस पर काम 2012 में शुरू हुआ। तब इस प्रोजेक्ट का नाम TCAS था, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। यह सिस्टम कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सेट है जिन्हें ट्रैक और ट्रेन दोनों पर लगाया जाता है। एक यूनिट लेंथ पे 1-1 किलोमीटर भी हो सकता है। सिग्नल आने से पहले ही लोको पायलट को कैब में मालूम चल जाता है, जहां वो गाड़ी चला रहे होते हैं, कि सिग्नल आने वाला जो है वो ग्रीन है, रेड है, डबल येलो है, क्या है। जैसे ही कोई लोको पायलट किसी सिग्नल को जंप कर दे, अगर इस चेतावनी के बावजूद, कवच एक्टिव हो जाता है। ये लोको पायलट को अलर्ट करता है, ट्रेन के ब्रेक का कंट्रोल हासिल कर लेता है। जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि ट्रैक पर दूसरी गाड़ी खड़ी है या आ रही है, वो ट्रेन के मूवमेंट को एक निश्चित दूरी पर रोक देता है। 4 मार्च 2022 को खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक लोकोमोटिव में बैठकर इसका परीक्षण किया था। यह टेस्टिंग सफल रही थी और 200 मीटर पहले ही गाड़ी रुकी भी थी। तो यहां सवाल यह है कि कवच का स्टेटस क्या है, कहां-कहां यह इस्तेमाल में है, और क्या ये जिस रूट पर दुर्घटना हुई वहां इंस्टॉल था क्या? आप सुन लीजिए। देखिए, कवच जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी एक साथ सब जगह नहीं होता। अभी साउथ सेंट्रल रेलवेज में चल रहा है, 1200 किलोमीटर ऑलरेडी कवर्ड है। टोटल 30,000 किलोमीटर इस साल का टारगेट है करना। तो फेजेस में हो रहे हैं सब जोन्स को करना है। तो अभी साउथ सेंट्रल रेलवेज में पहले हो रहा है, उसके बाद फिर सारे ऑल ओवर इंडिया होगा। हाई डेंसिटी नेटवर्क है, जहाँ ज़्यादा ट्रेन चलती है उससे पहले टारगेट किया जा रहा है, इसलिए वहाँ पे पहले हुआ है। इसके बाद फिर ऑल ओवर इंडिया होगा। वैसे सुधांशु मणि का यह कहना है कि कवच होता तब भी बालासोर हादसे को रोकना बहुत मुश्किल था। अगर मान लीजिए इसमें कवच होता, कवच लोकोमोटिव में भी होता, और कवच वहां ग्राउंड में पॉइंट पे RFID लगे हैं वो भी होता, तो ये ट्रेन जैसे ही पॉइंट पे आती, RFID के थ्रू ये मैसेज चली जाती कि भाई ये तो मेन लाइन पे जाना था, ये जा रही है लूप लाइन पे। करेक्ट। टेनियसली उसमें ब्रेक लगता है, इमरजेंसी ब्रेक। मैं ये कह रहा हूं कि कवच होने पे भी एक्सीडेंट नहीं बचता, क्योंकि वो जो दूरी है उस पॉइंट से, और जो लंबी मालगाड़ी की ब्रेक वैन है उसमें बहुत छोटी डिस्टेंस है, और 130 किलोमीटर को इमरजेंसी ब्रेक लगते लगते आप थोड़ा बहुत कम करते, इम्पैक्ट थोड़ा बहुत कम होता, लेकिन बहुत ही नॉमिनल इम्पैक्ट होता कवच का, इसलिए बचता नहीं। तो आंसर योर क्वेश्चन, इट इज नॉट जस्ट द equipment in the loco or train but also on the ground, और ये सब मिला के, ये क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव सिग्नलिंग सिस्टम है, ये कोई एंटी कोलिजन सिस्टम अकेला नहीं है, तो ये इसमें ये सेफ गार्ड होता। अगर मान लीजिए ये लूप लाइन पे ये गाड़ी नहीं होती, मालगाड़ी, ट्रेन बहुत जल्दी जाके आगे रुक जाती, कवच अगर होता, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक लग जाता। ये मेरे ख्याल से, अब एक गेस करने की बात है, 400 मीटर में जाके ट्रेन शायद रुक जाती, लेकिन पहला 100 मीटर है, उसमें ट्रेन की गति पहले तो ब्रेक लगे फिर कम होने में बहुत कम हो पाती, और इम्पैक्ट बहुत ही कम होता। और एक और चीज है, और वो शायद इसमें हुआ भी हो, मुझे बहुत ठीक से मैं नहीं बता सकता। लूप लाइन ली लोकोमोटिव में 130, आमतौर पे हम उम्मीद करेंगे कि 30 किलोमीटर वाले क्रॉसओवर पे 130 किलोमीटर पे आप लोको चलाएंगे तो वो डिरेल होने की, तो डिरेल नहीं हुआ लोको, जैसा मेरी समझ में आया, आगे तक गया है और ब्रेक वैन के ऊपर चढ़ गया है। पर हो सकता है 1-2 कोच उस इम्पैक्ट उसकी वजह से भी डिरेल हुई हो, सिर्फ इम्पैक्ट नहीं, और उसकी वजह से डिरेल हो के वो, जैसा मैंने कहा कि चारों ओर जैसे एकदम जमीन पे लौट गई वो,
ये भी एक कारण है कि कवच होने के बावजूद नहीं हो पाता। हाँ, अब खाली लाइन होती तो ये स्टार्टर सिग्नल के बहुत पहले ही कहीं इसको ट्रेन को रोक देते। फिलहाल रेल मंत्री ने सीबीआई से जांच की बात कही है। इस पर कांग्रेस और तृणमूल ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कुछ बिंदुओं पर सवाल पूछा है कि सीबीआई क्रिमिनल केसेस की जांच करती है, रेल दुर्घटनाओं की नहीं। विपक्ष ने और क्या कहा, आप सुनिए। सिर्फ मिनिस्टर को बाहर रहने से कुछ बात सुलझेगी नहीं। वो बार बार बोल रहे हैं बीजेपी वाले कि हमारे मिनिस्टर वहाँ 3 दिन से है, लेकिन जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मेक्स डिफरेंट। पूरे देश में वो नहीं देखेंगे कि 3 दिन वहाँ मिनिस्टर रहे, पूरे देश में यही देखेंगे कि अकाउंटेबिलिटी लेकर उसका एक्सेप्ट करके हमारे पहले 3 रेल मिनिस्टर्स ने रेसिग्नेशन दिया था। उसका भी कभी बार सिंधिया जी ने दिया था, उसके पहले लालू प्रसाद जी ने दिया था। जब भी एक्सीडेंट होता है तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी इन्होंने लेनी चाहिए। और सीबीआई क्या जांच करेगा अलग? अगर गलती हो गई है, टेक्निकल ग्लिच है उसमें, तो उसकी स्वीकार करना चाहिए कि हमारी गलती हो गई। उसमें कोई फांसी पे थोड़ी चढ़ा देगा आपको, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हुए एक तरफ दिशा भूल करना, ये केंद्र सरकार की हमेशा की आदत रही है। इन आरोपों पर सरकार की तरफ से भी जवाब आया है, आप वो भी सुन लीजिए। देखिए, वह आपदा में भी अपनी राजनीति करते हैं। एक देश के आगे आपदा आई है, उसको सरकार चिंता कर रही है उसकी। वहाँ पर ये इंश्योर कर लिया गया कि गाड़ी तुरंत चले। 3 दिन के अंदर गाड़ी चलनी शुरू हो गई, वापस उस ट्रैक्स ले डाउन हो गए हैं। अलावा सरकार ने ऑलरेडी सीबीआई को जांच के लिए दे दिया है। अब जांच के बाद पता लगेगा कि एक्चुअल मामला क्या है, परंतु इनको राजनीति करनी है। आपदा में राजनीति दिख रही है उनको। अब इस पूरे मसले में एक बात आती है कारकुनों की, जो इस सिस्टम को चलाते हैं, जिसमें दिक्कत है नहीं है जांच में समझ में आएगा, लेकिन चलाता तो इंसान ही है। कामगारों की 1 दिसंबर 2022 तक भारतीय रेलवे में करीब 3.25 लाख अराजपत्रित पद यानी नॉन गजेटेड पोस्ट्स खाली थी। इतनी नौकरियां हैं, यानी रेलवे में कामगारों की भारी कमी है। और ये खुद अश्विनी वैष्णव ने ही बताया। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने आंकड़े दिए। नॉर्दर्न रेलवे में 38,754 पद हैं, वेस्टर्न जोन में 30,476 पद हैं, ईस्टर्न जोन में 30,141 पद हैं, सेंट्रल में 28,650 पद खाली हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर वैकेंसीज ऑपरेशन और मेंटेनेंस से ही जुड़ी हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि भले बालासोर हादसे की वजह क्रिमिनल एक्ट में खोजी जाएं, लेकिन रेलवे के पूरे सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। इन वैकेंसीज को न भरे जाने के विरोध में सेंट्रल रेलवे के राष्ट्रीय रेलवे मजदूर संघ NRMU ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसी प्रदर्शन में कामगारों ने बताया था कि पद भरे नहीं जा रहे और इस वजह से कर्मचारियों को ओवरटाइम करना पड़ता है। मुंबई स्टेशन के टिकट बुकिंग कर्मचारी ने हड़ताल के दौरान मीडिया को बताया कि मैं लगातार 16 घंटे तक डबल शिफ्ट में काम कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास रिलीव करने के लिए स्टाफ ही नहीं है। स्टाफ की कमी के कारण मैं छुट्टी भी नहीं ले पाता। सरकार का रिस्पॉन्स क्या कि पद भरने की प्रक्रिया सतत है, चल रही है। द हिंदू में हादसे से 1 दिन पहले यानी 1 जून को छपी एक रिपोर्ट में लोको पायलट्स की कमी और उन पर काम के दबाव को रेल दुर्घटनाओं के पीछे की एक वजह बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के जून में रेलवे बोर्ड ने भी दुर्घटनाओं को रिव्यू करते हुए कहा था कि खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। साथ ही सभी जोन्स के जनरल मैनेजर्स को निर्देश दिया था कि वर्कफोर्स और काम के घंटों का ख्याल भी रखें। किसी भी सूरत में कोई कर्मचारी 12 घंटों से ज्यादा काम न करे। अगर सरकार को पिछले साल से मालूम है कि पटरियों का मेंटेनेंस और उसकी वजह से ज्यादातर दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, तो सरकार ने किया क्या? 3 महीने पहले रेलवे का एक कद्दावर कर्मचारी उन्हें पत्र लिखता है कि सिग्नल सिस्टम में फॉल्ट है, हो सकता है। सरकार ने इस जानकारी का क्या किया? कामगारों की हालत खराब ही है। खाली पद सरकार क्यों नहीं भर रही? हमने सत्ताधीशों से वो सारे सवाल पूछने की कोशिश की है जो पूछे जाने चाहिए, बार बार पूछे जाने चाहिए। लेकिन इस मौके पर हम पहले तो उन परिवारों को सांत्वना देना चाहते हैं जिनके घर का कोई कहीं से निकलकर कहीं पहुंचना चाहता था, नहीं पहुंच पाया। सैकड़ों लोगों की जान गई है, 1000 से ज़्यादा घायल हैं। दर्द भरी तस्वीरें और कहानियाँ सामने हैं। कहीं कोई पिता लाशों के ढेर में अपने बेटे को तलाश रहा है, तो किसी का पूरा परिवार ही इस दुनिया से चला गया। पटरियों पर बिखरे हुए सामान की तस्वीरें आई हैं। कहीं एक पाँव का जूता पड़ा दिखा, तो कहीं एक बैग जो खुला हुआ था, खिलौने बिखरे हुए थे, पानी की बोतल जो आधी खाली थी। इन्हीं बिखरी चीज़ों में एक प्रेम कविता भी बिखरी मिली, रंग बिरंगी नोटबुक प्रेम कविताओं से भरी। पटरियों किनारे पड़ी इस नोटबुक के जिस खुले पन्ने पर रिपोर्टर की नज़र पड़ी, उस पर बना था लाल, नीला, हरा और गुलाबी रंग के फूल का एक चित्र
और बांग्ला भाषा में लिखी थी एक कविता, अल्प अल्प मेघ थे के वृष्टि सृष्टि हुई, चोटो चोटो गोलोपो थे के भाला बोशा सृष्टि हुई। इसका तर्जुमा है, जैसे छोटे छोटे बादलों से बारिश होती है वैसे ही छोटी छोटी कहानियाँ प्रेम को जन्म देती हैं। इस त्रासदी में भी हमने निस्वार्थ प्रेम की कहानियाँ देखी। किसी ने घायलों को खाना पानी पहुँचाया, किसी ने उनको मुफ्त में दवाएं पहुँचाई। हमने बालासोर के सौभाग्य सारंगी को देखा। 25 साल के सारंगी दुर्घटना वाली जगह के पास पले गांव में दवाखाना चलाते हैं। हादसे के तुरंत बाद सारंगी ने घायलों को दर्द निवारक दवाएं पहुंचाई। 8,000 रुपये के टेटनस इंजेक्शन मुफ्त में बांट दिए उन्होंने। हमने 64 साल के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी इलाम्बर बेहरा और उनके परिवार को भी देखा, जिन्होंने लगभग 50 बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें अपने घर पर रहने की जगह भी दी। हमने उन स्थानीय किराना दुकानदारों को भी देखा जिन्होंने खाने पीने चीज़ें, पानी की बोतलें मुफ्त में बांट दी। हमने बालासोर मेडिकल कॉलेज में लगी उस असंख्य भीड़ को भी देखा जो आधी रात तक ब्लड बैंक के सामने कतार में खड़ी थी कि जो भी बन पड़े वो कर देंगे, इन मर रहे लोगों को बचा लिया जाए। तमाम नाउमीदी में कुछ उम्मीद जगाती इन्हीं कहानियों के साथ ख़त्म करते हैं आज का दी ललन टॉप शो। जिन लोगों ने इस हादसे में अपनों को खोया, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि बालासोर से सबक लिया जाएगा और चीज़ें बदलेंगी। अपना और अपनों को ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।